हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित यह जीके जीएस का अगला सेट है, जिसमें हम लोग अभी एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए देखते हैं जो पिछला सक्षमता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। क्वेश्चन पहला है हमारे स्क्रीन पर कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश जो है, अगर हम लोग प्राचीन थोड़ा सा और प्राचीन की बात करें तो जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य था, जिसकी प्रथम राजधानी राजगिरी में थी। तो उसी मगध साम्राज्य के अंतर्गत यह तीसरा नहीं बल्कि चौथा वंश है जो शासन किया, मौर्य वंश। पहला वंश तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। उसके बाद उसी के अंदर शिशुनाग वंश हुआ, फिर उसके बाद नंद वंश हुआ, और फिर चौथा वंश जो है नंद वंश के शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की गई, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे वो चाणक्य या कौटिल्य, उन्होंने इनकी सहायता की थी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु के जैन धर्म में दीक्षा ली थी। तो जैन जो है दो ग्रुप में बटा था, एक बटा था श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने अंतिम समय में जो जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे और भद्रबाहु के साथ जो है वो श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए और वहाँ इन्होंने सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग किया था। सलेखना विधि जो है वह निर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त करने का एक तरीका है, जिसमें जो व्यक्ति सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग करते हैं वो खाना पीना छोड़ करके और एक ये तरीका अपनाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ श्रवण बेलगोला कर्नाटक गए और वहीं इन्होंने ये सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा तीसरा के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज जब भारत में आया तो यहाँ के समाज को उसने 7 हिस्सों में बांटा था और इसने एक अपनी पुस्तक की भी रचना की है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो मेगास्थनीज ही जी। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर जो इसी से संबंधित है। अभी जो हम बोले कि इंडिका के लेखक, तो इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज ही हैं, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। वहीं अगर एक और उस समय की पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक जो भारतीय राजनीति के बारे में, उस समय के राजनीति के बारे में बताती है, वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य के ही अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं, तो इसको हम लोग को याद रखना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं, यानी इसका 5वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सबसे सही जवाब जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन है जो अमित्रघात के रूप में जाना जाता है। तो छठा का जो सही उत्तर होगा कि अमित्रघात के रूप में बिंदुसार को जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये मौर्य साम्राज्य में शासक बने थे और ये इसी के पुत्र अशोक उसके बाद इनके शासन बनते हैं, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार है और बिंदुसार के जो पुत्र हैं वो अशोक हैं और अशोक जो है वो इसके बाद बिंदुसार के बाद जो है वो शासक बनते हैं मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था।
तो राज्य गद्दी पर जब अशोक ने राजगद्दी संभाला बिंदुसार के बाद, तो उस समय अशोक जो है वो अवंती के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी उन्हें प्रशासन संभालने का जो अनुभव था वो उससे पहले से भी था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा कि अशोक जब ये गद्दी पर बैठे, यानी अशोक जब अपना राज्यारोहण किए तो उस वक्त वो अवंती के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण करने का आदेश इसमें से किसने दिया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है, या गयासुद्दीन तुगलक है, या फिर मुबारक है, या मोहम्मद बिन तुगलक है? तो दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, वहाँ स्थानांतरण करने की जो आदेश दिया गया था वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश के शासक, जो जिनका अक्सर जो फैसला रहता था वो कंट्रोवर्शियल रहता था, क्योंकि जब इन्होंने ये दिल्ली को राजधानी को जो है वो दौलताबाद ले गए, फिर पुनः वहाँ से फिर राजधानी को इनको दिल्ली लाना पड़ा। तो इसलिए इनका जो ये रहा है, जितने भी आदेश रहा है वो कंट्रोवर्शियल आदेश रहा है। 9वां का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम उनके नामों के नीचे दिए गए कूट को चुनिए। तो इसमें से कौन जो है सबसे पहले शासक हुए हैं, फिर उसके बाद तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले चूँकि अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ है, और उसके मोहम्मद शाह है, जहांगीर शाह है, बहादुर शाह है, इनमें से सबसे पहले जो है वो जहांगीर का शासनकाल माना जाएगा, क्योंकि जहांगीर तक सीरियल आया है। बाबर के बाद अकबर, बाबर के बाद हुमायूं के बाद फिर अकबर के बाद जहांगीर। तो जहांगीर के बाद जो है अगर गौर से देखा जाए तो मुग़ल शासन जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक तो मुग़ल काल जो औरंगजेब तक आता है, फिर उसके बाद उत्तर मुग़ल काल, जो जहाँ से मुग़ल काल का पतन शुरू होता है औरंगजेब के 1707 में मृत्यु के पश्चात से। तो इसमें अभी यहाँ पर इस प्रश्न के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि सबसे पहला जो शासक हुए हैं वो जहांगीर हुए हैं, उसके बाद जो शासक है वो मोहम्मद शाह है, तो तीसरा के बाद दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ है, और सबसे अंत में बहादुर शाह जफर का शासनकाल रहा है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी 10वां का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, और गुलबर्गा में जामा मस्जिद। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो अजमेर में जो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात है, यह अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। और जो अजमेर में था वो 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया गया था। यह प्रश्न अक्सर बीपीएससी में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में 2 मस्जिद का यहाँ निर्माण कराया गया था। एक ये कुतुब मीनार के पास कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दूसरा जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो अजमेर का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यह सुमेलित नहीं होगा, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुग़ल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुग़ल सम्राट औरंगजेब जो है ये वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। 1707 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात समझिए कि मुग़ल साम्राज्य का पतन का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि 1857 तक कोई ना कोई एक मुग़ल शासक रहते हैं, लास्ट में इनका शासन जो है ये होकर के दिल्ली के लाल किला तक सिमट जाता है। इनके बाद जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बाबर के द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया, हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध लड़ा गया जिसमें शेरशाह सूरी जीते थे, अकबर के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, सही है, जहांगीर के द्वारा बल्ख युद्ध लड़ा गया, यह सुमेलित नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का 13वां नंबर का यही ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? इस 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का बी के शाहजहां के दौर में जो है यह उपनिषद का फारसी अनुवाद किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोहम्मद गोरी ने
जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा जो है लड़ा गया। उसके बाद फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा। उसके बाद जो है फिर मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच जो है 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे सही जवाब हो गया। तो ये जिसमें मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त किया था वो था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि भूगोल से संबंधित है। दोस्तों हम आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अंत में भी कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है? तो पृथ्वी जो है मंदाकिनी बोलते हैं गैलेक्सी, तो किस गैलेक्सी में है? तो ये जो है आकाश गंगा गैलेक्सी में स्थित है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है 17 है कि सेनोलॉजी क्या है, यानी सेनोलॉजी किसको कहते हैं? यह सूर्य के सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करता है, या फिर पृथ्वी की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करता है, या फिर चंद्रमा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो सेनोलॉजी है यह चंद्रमा की सतह और फिर उसकी आंतरिक स्थिति के बारे में अध्ययन करता है। तो 17वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास आएगा, और अगर एग्जैक्ट एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से देखिएगा तो वो 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसको एनसीईआरटी की किताब ने यह लिखा है। तो ये अगर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लगभग में पूछा जाए तो 6400 आंसर कीजिएगा, और अगर वहाँ पर ऑप्शंस में 6371 मौजूद रहे तो यह एग्जैक्ट त्रिज्या है जिसको एनसीईआरटी की किताब ने लिखा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिलहाल सही है, क्योंकि ये लगभग में पूछ रहा है और 6371 यहाँ ऑप्शन में मौजूद भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को रात और दिन की लंबाई पूरे पृथ्वी पर बराबर होती है? तो पृथ्वी पर पूरे वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब रात और दिन की लंबाई बराबर होती है। वह स्थिति एक रहती है 21 मार्च की स्थिति, दूसरी रहती है 23 सितंबर की स्थिति, और इसको समद्विरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात रहती है, और इसी के विपरीत जो है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो यहाँ पर और दिन रात की जो बराबर की स्थिति है वो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति है, जिसको समद्विरात्रि कहते हैं। तो इसलिए 19वां का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी एक से अधिक। क्यों? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों स्थिति बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही जवाब होगा। और ई वाला प्रश्न जो है अक्सर बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो सांझ का तारा जो है यह कहा जाता है किसको? ये इसका 20वां का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन जो है भारत के कौन कहलाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। यह भारत के अंतिम सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, प्रथम गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह के सफल सत्याग्रह के वजह से इन्हें जो है सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इससे रिलेटेड याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो घोषणा है ये गणना है सबसे पहले किन्होंने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है यह करने का कार्य जो है सबसे पहले कौन किए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह कार्य किया गया है, या फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या पीसी महालनोबिस है, या फिर सी रंगराजन है? तो करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले इसका ये राष्ट्रीय आय की गणना किए थे।
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे प्रमुख अध्यक्ष रहे हैं और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल दादा भाई नौरोजी जो है ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इस ऑप्शन में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर बनता है वह है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल में इन जगहों पर जो है आरक्षण की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन पंचायती राज संस्थानों में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और खासकर अगर हम लोग बिहार के रिस्पेक्ट में बात करें तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना कौन किए थे। इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना है यह मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। मेगास्थनीज जो है यह यूनानी शासक का जो है राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है चाणक्य विष्णुगुप्त रहते थे। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में की जो वित्तीय राजधानी है वह किसको भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, हम सभी जानते हैं, लेकिन वित्तीय राजधानी के रूप में जो है वह कौन सा ये जगह है भारत का जिसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में जो है ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि मुंबई को जो है वो वित्तीय राजधानी के रूप में माना जाता है। दोस्तों हम सभी प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से उसके उत्तर की व्याख्या के साथ आपको कंप्लीट कराएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे जो पहली तरंग है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये भूकंप से रिलेटेड तरंगे की बात हो रही है। जो 3 प्रमुख तरंग हैं भूकंप से रिलेटेड, वो पी है, एक एस है और एक एल है। ये 3 प्रमुख तरंगे हैं भूकंप की तरंग, और ये तरंग जो है जब धरती पर आती है तो विनाश ही विनाश पहुंचा जाती है। इसमें से कौन सबसे विनाशकारी तरंग है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो 26वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही आंसर होगा कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सबसे पहली जो तरंग है वो पी तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 26वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भूकंप का जो केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी सीधा ऊपर की ओर, भूकंप के केंद्र से पृथ्वी के अंदर जो भूकंप का केंद्र होता है उससे सीधा ऊपर की ओर जो पृथ्वी पर स्थित बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंप के केंद्र से ऊपर जो पृथ्वी पर स्थित केंद्र होता है उसको हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी यानी अधिकेंद्र कहते हैं। जिस जगह पर पृथ्वी के अंदर भूकंप की स्थिति बनती है और वहाँ ठीक उसके सामने ऊपर जो है पॉइंट पर वो अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि दिसंबर 2004 को विश्व का किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो दिसंबर 2004 को जो भयंकर सुनामी आया था ये सबसे जो करेक्ट आंसर होगा 28वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी है कि बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है एक बड़ा हिस्सा को पानी में डुबो दिया था। यानी इस 28वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि ये जो भूकंप की तरंगे हैं PSL और P, ऑप्शन में P 2 बार है, तो ये PSL जो है इसमें सबसे जो खतरनाक भूकंप तरंगे हैं वो कौन सी है। तो इन भूकंप तरंगों में जो सबसे खतरनाक भूकंप की तरंगे हैं वह है ऑप्शन नंबर सी यानी एल तरंग जो है वो सबसे खतरनाक भूकंप तरंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो भाखड़ा नंगल बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है या फिर सतलज नदी पर बनाया गया है या कावेरी नदी पर बनाया गया है या फिर जो है यह
कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो इसका सबसे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 30वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि ये भाखड़ा नंगल बांध जो है यह सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह कौन से फसल के उत्पादन से संबंधित है। जिस प्रकार से हरित क्रांति जो है यह खाद्य फसल प्रमुख रूप से जो है गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार अगर हम लोग श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति जो है भारत में ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। यानी 31वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है यह किस चीज के उत्पादन से संबंधित है। तो यह मत्स्य के उत्पादन से है या झींगा मछली के उत्पादन से है या फिर तिलहन के उत्पादन से है या मसाले के उत्पादन से है। तो इसका नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य यानी मछली फिश रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं कि मछली के उत्पादन से संबंधित यह प्रमुख क्रांति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि फिर पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो 33वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक नए हैं दोस्तों चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो गुलाबी क्रांति है पिंक रिवॉल्यूशन जो है यह किससे संबंधित क्रांति है। तो गुलाबी क्रांति जो है पिंक रिवॉल्यूशन ये जो अक्सर क्रांति थी इन्हीं 4-5 क्रांतियों से जो है प्रश्न बना करते हैं। तो पिंक जो रिवॉल्यूशन है यह झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित क्रांति है। यानी इसका जो है करेक्ट आंसर 34वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा कि पिंक रिवॉल्यूशन जो है यह झींगा मछली से संबंधित प्रमुख क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमारे भारत का संविधान जो है यह जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ उसके बाद से लेकर के जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद जो है 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संबोधन के बाद जो है वो संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो उसमें जो है 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर के पूरी तरह तैयार हो गया था। उसके बाद जो है इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी जो है इतिहास में अहम दिन था। उस दिन जो है 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके जो है स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसलिए उस तिथि को याद रखने के लिए जो है हमें गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। और वैसे संविधान को अगर मतलब बन करके जो तैयार हो गया वो 26 नवंबर को, इसलिए हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। तो अपने यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 37वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की पाकिस्तान के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा साझा करती है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा प्रमुख रूप से 5 राज्यों का होता है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख। तो इस प्रकार जो है 5 राज्यों का सीमा वहाँ जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा जो पहाड़ों के बीच 2 पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है प्राकृतिक रूप से निर्मित उसको दर्रा के नाम से जानते हैं। तो ये दर्रा जो है
कहाँ स्थित है? 39वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब क्या होगा? तो 39वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है कि काराकोरम दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जी, भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वह है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए भी सबसे सही जवाब है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उसके एक एक प्रश्नों को उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे अपनी बेहतर तैयारी कर सके। मिलेंगे हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।